साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोस को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 500 रुपये 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो वही धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। गौर से देखिएगा यहाँ पे स्कीम क्या है। इन्वेस्टमेंट किया गया है 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये इन्वेस्ट किया गया है और स्कीम क्या है, तो स्कीम के तहत राशि 3 साल में तिगुना हो जाता है। जो भी इन्वेस्ट किया जाएगा उसका तिगुना 3 साल में हो जाएगा। मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल में वह 3000 रुपये हो जाएगा। अगर हम 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में वह 15000 रुपये हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो 3 साल में धनराशि तिगुना होता है, यह बात हमें पता है। तो इन्वेस्ट किया गया है 500 रुपये, जैसे ही 3 साल होगा, है ना, जैसे ही 3 साल होगा यानी कि अब से 3 साल बाद यह राशि तिगुना हो जाएगा, यानी 500 रुपये जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर से देखिए, अब 1500 रुपये हो चुका है। फिर से अगर अब से 3 साल बाद धनराशि को हम देखें, अब से 3 साल बाद अगर हम चले तो जैसे ही 3 साल बीतेगा फिर से धनराशि तिगुना हो जाएगा। तो अभी 1500 हो चुका है तो 1500 फिर से तिगुना होकर के कितना हो जाएगा आपका, 4500 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए, 3 साल और 3 साल, 6 साल के बाद 1500 रुपये कितना हो जाएगा, 4500 रुपये हो जाएगा। आगे देख लीजिए, अगर हम लोगों से पूछा गया होता कि 9 साल के बाद कितना, तो 3 साल बाद तिगुना करते, फिर 3 साल के बाद तिगुना करते, फिर 3 साल के बाद क्या करते, तिगुना। तो अब 4500 का तिगुना राशि हो जाता कितने साल के बाद, 9 साल के बाद। ठीक है, चलिए, तो हमारा यहाँ पे यह पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि 6 साल में कितना हो जाएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 4500 रुपये, यानी कि विकल्प ए जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिएगा क्या पूछा गया है। बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। आगे देखिएगा क्या बोला है, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक और त्रिभुज बनाया गया, तो हमें उस दूसरे त्रिभुज का परिमाप बताना है। ठीक है, जिस त्रिभुज के भुजाओं का माप यहाँ पे दे रखा है ना, उसका परिमाप आपको नहीं बताना है। इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने के बाद जो नया त्रिभुज बनेगा ना, उसका परिमाप बताना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। मान लेते हैं कि हमारा कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसके भुजाओं का माप क्वेश्चन में दे रखा है। भुजाओं का माप देखिए कितना कितना है, भुजाओं का माप है आपका 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो किसी एक भुजा का माप हम ले लिए 5, दूसरा का माप 6 और तीसरा का माप हम मान लिए 7 सेंटीमीटर। अब आगे बोला है कि इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर, तो देखिए 3 भुजा है यहाँ पे AB, BC और AC। तो AB भुजा का मध्य बिंदु हम यहाँ ले लिए, BC भुजा का मध्य बिंदु हम यहाँ पे ले लिए और AC भुजा का मध्य बिंदु यानी बिल्कुल बीच का बिंदु यहाँ पे ले लिए। अब इसको आप मिलाइए, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाइए। ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। अब मिलाने के बाद जो ट्रायंगल बना है, देख रहे होंगे आप, अंदर में एक त्रिभुज बना है। हमें इस क्वेश्चन में इसी त्रिभुज का परिमाप बताना है। भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो नया त्रिभुज बना है उसका परिमाप बताना है। पहली चीज आप जान लीजिए कि भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा उसका परिमाप जो बाहर वाला त्रिभुज है, जो बड़ा वाला त्रिभुज है, उसके परिमाप का आधा होगा। तो आंसर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 5 और 7 12 और 6 18। जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका परिमाप 18 है, तो छोटे वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 9 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जब भी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला करके एक नया ट्रायंगल बनाया जाएगा तो उसका परिमाप जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसके परिमाप का आधा हो जाएगा। भुजाओं का माप पता है तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं के योग का आधा। एक तो यह हो गया। दूसरा देख लीजिए, आधा क्यों करते हैं उसको समझ लेते हैं।
एक थ्योरी है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी लंबाई जो तीसरा भुजा बचता है उसके आधे के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई त्रिभुज है ना, यह त्रिभुज है। अब किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाइए, तो हम इन दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो इस दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का जो लंबाई होगा, इसका जो लंबाई होगा, इन दोनों भुजा को छोड़ करके तीसरा भुजा क्या बचा, यही बचा है, इसके आधे के बराबर होगा। अगर मान लीजिए कि इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लेते हैं, तो इसका जो लंबाई होगा वो जो तीसरा भुजा बचा होगा, मतलब यह वाला भुजा, उसका आधा होगा। तो उसी तरीके से देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि इस भुजा का माप क्या होगा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाए हैं, इस वाले और इस वाले, तो तीसरा भुजा जो बचा है उसका आधा, तो तीसरा भुजा 6 है, यानी इसका माप हो जाएगा 3। ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाए हैं, तो तीसरा भुजा क्या है, यह 7, इसका आधा हो जाएगा, मतलब 3.5 हो जाएगा। और तीसरा भुजा देख लीजिए, इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, तो इसका माप जो तीसरा भुजा बचा है उसका आधा, तो तीसरा भुजा है 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हमें इसी त्रिभुज का परिमाप बताना है, तो त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो तीनों भुजा को जोड़िए, 3 + 2.5 + 3.5, 3 में 2.5 ऐड करेंगे 5.5, 5.5 में 3.5 ऐड करेंगे 9, यानी जो अंदर में त्रिभुज बना है उसका परिमाप हो जाएगा आपका 9। कभी कभी इसका क्षेत्रफल भी पूछ देता है, तो तीनों भुजा का लंबाई पता हो तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, √S × S - A × S - B × S - C करके। भुजाओं का माप पता होगा तो इसके बेसिस पर हम लोग इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें परिमाप निकालना था। डायरेक्टली कैसे आंसर करेंगे, बड़ा वाला का परिमाप निकालेंगे और उसका कर लेंगे हम लोग आधा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000, यानी वर्तमान जनसंख्या जो है वो आपका 64,000 है किसी जनपद में, यानी किसी गांव में। आगे बोला है कि वह 2.5% के दर से बढ़ता है, वृद्धि दर यही है 2.5%, तो 3 वर्ष के बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि 3 साल के बाद वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना हम लोग होल वैल्यू का सहारा लेते हैं। हम लोग किसका उपयोग करते हैं, होल वैल्यू का, शॉर्ट में इसको W.V, होल वैल्यू। होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू हम लोग परसेंटेज वृद्धि या कमी का निकालते हैं। वृद्धि का होल वैल्यू जोड़ के निकालते हैं और कमी का होल वैल्यू घटा करके। जैसे यहाँ देखिए 2.5% बोला है ना, तो 2.5% का मान क्या होगा, 2 दूना 4 और 1 5/2। 2.5% का मतलब कितना होगा, 5/2%। प्रतिशत अगर हटा देंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा, तो यह आपका 2.5% का मान हो गया। अब इसका मान निकालिए, 5 से काटिए, 20 पंचे 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 2 × 20 कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। तो 2.5% का एग्जैक्टली जो मान होगा वह 1/40 होगा। जैसे 10% का मान 10/100, 1/10 हो जाएगा। 20% का मान 20/100, प्रतिशत हटाने का मतलब है बट्टा में 100, तो 20/100 का मान क्या होगा, 1/5 होगा। तो उसी तरीके से 2.5% का मान निकाले। अब देखिए अब होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग होल वैल्यू के कॉन्सेप्ट से सोल्व करते हैं। तो होल वैल्यू जो है देखिए निकालने का तरीका क्या है, नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर और नीचे में ज्यों कहते हो जब वृद्धि हो, और अगर कमी हो तो नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटाकर ऊपर नीचे में ज्यों कहते हो। कहने का मतलब वृद्धि का होल वैल्यू जोड़ करके और कमी का होल वैल्यू हम घटा के निकालते हैं। यहाँ वृद्धि है तो वृद्धि का होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जोड़ करके। तो जोड़िए, 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41, और नीचे में वैल्यू आपका सेम रहेगा, यानी 41/40। यह आपका ना, यह आपका 2.5% का होल वैल्यू हो गया, 2.5% वृद्धि का होल वैल्यू। अगर कमी रहता तो क्या करते, 40 में से 1 घटाते, 39/40। यानी कि परसेंटेज वाले डाटा में अगर वृद्धि होगा तो होल वैल्यू जोड़ करके और कमी होगा तो होल वैल्यू घटा करके। जैसे 20% का मान कितना होता है सर, 20% का मान 20/100, 1/5। अब इसका होल वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर वृद्धि होगा तो 5 में 1 जोड़ेंगे, 6 नीचे में सेम रहेगा, 6/5। और अगर कमी होगा तो 5 में से 1 घटाइए, कितना होगा, 4 नीचे में सेम रहेगा, 4/5। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है, 64,000। गौर से देखिएगा, वर्तमान जनसंख्या 64,000 है। अब वर्तमान जनसंख्या में या तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे या उल्टा। सीधा गुना कब करेंगे, जब वर्तमान जनसंख्या पता हो और बाद का जनसंख्या निकालना हो, मतलब कि आगे जाना होगा।
होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। और अगर पीछे जाना होगा यानी वर्तमान जनसंख्या पता हो और पीछे 2 साल पहले का 3 साल पहले का पीछे का डाटा निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। सीधा चलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उल्टा चलेंगे तो पीछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 3 वर्ष के बाद यानी बाद का जनसंख्या बताना है, आगे जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू कितना है 41/40 है तो इसका सीधा गुना करेंगे, कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। तो 41/40 गुना 41/40 गुना 41/40। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा ना। जितना साल का केस रहे होल वैल्यू का उतना बार गुना करेंगे। 3 साल बाद क्या होगा तो 3 बार सीधा गुना। 3 साल पहले कितना था तो होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना। 41/40 का उल्टा 40/41 हो जाएगा। 3 साल पहले का निकालना होगा तो उल्टा, बाद का तो सीधा, ठीक है। और जितने साल का केस रहे होल वैल्यू का उतना बार गुना। 4 चौके 16 चौके 64, इससे यह पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब 41 गुने 41 गुने 41 कितना हो जाएगा आपका 68,921। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 68,921 यानी कि विकल्प सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा का एक शीशे का घन पिघलाया जाता है और फिर उसे 27 घन बनाया जाता है, तो नए घनों की भुजा क्या होगी। 27 घन में बांटा गया। अब गौर से एक चीज समझिएगा, जो घन होता है उसका आयतन क्या होता है। घन का आयतन को हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं, है ना। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। जैसे मान लीजिए कि किसी घन का भुजा दे रखा है 2 तो आयतन 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अगर भुजा दे रखा है 7 तो आयतन 7 का क्यूब 343 हो जाएगा। अगर भुजा दे रखा है 10 तो आयतन 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसका जस्ट रिवर्स भी देखिएगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आयतन ही दे दे 1000 तो भुजा कितना होगा 10, यानी आयतन का घनमूल करेंगे तो भुजा। अगर आयतन 343 तो भुजा कितना, भुजा हो जाएगा 7। आयतन का घनमूल करेंगे भुजा। अगर आयतन 8 है तो भुजा कितना 2, आयतन का घनमूल करेंगे तो भुजा, ठीक है। चलिए भुजा का क्यूब करेंगे तो आयतन और आयतन का घनमूल करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, भुजा निकलेगा। यहाँ पे बोला है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक शीशे के घन को पिघलाया गया तो आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो जाएगा 6 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको पिघलाया गया है और कितने भाग में बांटा गया है 27 भाग में। तो यह जो आयतन है इसको 27 भाग में बांटिए। अब 27 से जैसे ही भाग करिएगा तो प्रत्येक घन का यह आयतन हो जाएगा। इस बड़े घन का आयतन हो जाएगा 6 का क्यूब और इस बड़े घन के आयतन को 27 भागों में बांटा गया है तो 27 से भाग करेंगे तो एक घन का आयतन निकलेगा। अब एक घन का आयतन कितना 6 के क्यूब मतलब 216 और नीचे में है आपका 27। 216 में 27 से भाग करेंगे 27 अट्ठे 216, यानी कि प्रत्येक घन का जो भुजा हो, प्रत्येक घन का जो आयतन होगा वह 8 होगा। बड़े घन के आयतन में, जो बड़ा घन यहाँ दे रखा है इसके आयतन में 27 से भाग करेंगे क्योंकि 27 भाग में बटा है तो 27 से भाग करेंगे तो प्रत्येक घन का आयतन, और प्रत्येक घन का आयतन आपका 8 है तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, भुजा तो 2 हो जाएगा। आयतन पता है, भुजा निकालना है, घनमूल कर देंगे। प्रत्येक का आयतन 8 है यानी प्रत्येक के भुजा का माप कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे बोला यह गया है कि एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करना आरंभ करता है। देखिए यहाँ पे स्थिति क्या है, पुलिस आपका यहाँ पे है, रुक जाइएगा, पुलिस नहीं, यहाँ पे आपका चोर है और यहाँ पे आपका पुलिस है, और पुलिस और चोर के बीच में अभी गैप कितने मीटर का है, पुलिस और चोर के बीच में अभी गैप आपका 200 मीटर का है। 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए चोर का एक पुलिस वाला जो है वह पीछा कर रहा है। आगे देखिए, चोर और पुलिस की चाल, यह चोर का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यह पुलिस का चाल है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। पुलिस का चाल ज़्यादा है किसके चाल से, चोर के चाल से। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, 6 मिनट के बाद पुलिस और चोर के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। आपको यह ज्ञात करना है कि अभी चोर और पुलिस के बीच की दूरी 200 मीटर है तो 6 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच का दूरी घटेगा या बढ़ेगा, यही आपको बताना है। अब ध्यान से एक चीज समझिएगा, चोर का स्पीड देखिए कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्रत्येक घंटा में चोर भागेगा 10 किलोमीटर, और पुलिस का चाल क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रत्येक घंटा में, ध्यान से बस समझते चलिएगा और कुछ नहीं करना है यहाँ पे,
पुलिस का चाल कितना है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रत्येक घंटा में पुलिस कितना भागेगा 11 किलोमीटर। तो आप हमें एक चीज बताइए कि प्रत्येक घंटा में पुलिस जो है वह कितना किलोमीटर अधिक भागेगा चोर से? सर 1 किलोमीटर अधिक भागेगा। 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है 1000 मीटर। तो 1000 मीटर अधिक भागेगा कौन? पुलिस। किससे? चोर से। क्योंकि देख लीजिए इसका चाल है 10, इसका चाल है 11, 1 किलोमीटर अधिक। 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, यानी 1000 मीटर अधिक भागेगा प्रति घंटा। प्रति घंटा 1 घंटा में, यानी इसको मिनट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट में इस चीज़ को लिख सकते हैं। देखिए जरा सा, इसी डाटा को हम इस फॉर्म में लिखे हैं। 1000 मीटर अधिक दूरी तय करेगा प्रति घंटा। 1 घंटा मतलब कि प्रति 60 मिनट में पुलिस अधिक दूरी इतना तय करेगा ना। देखिए यह 1 किलोमीटर ज़्यादा भागेगा इससे। 1 किलोमीटर कितना घंटा में? 1 घंटा में। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर अधिक दूरी तय करेगा 1 घंटा में, यानी कि 60 मिनट में। क्लियर? तो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे कि पुलिस जो है वह 1000 मीटर अधिक दूरी तय करता है कितने समय में? 60 मिनट में। 60 मिनट में। इसीलिए आपको यह बताना है कि कितना मीटर अधिक दूरी पुलिस तय करेगा कितने मिनट में? 6 मिनट में। एक चीज़ तो आपको पता है, तो आगे कंपैरिजन लगा देना है। पुलिस जो है 1000 मीटर की दूरी अधिक तय करता है 60 मिनट में, तो कितना मीटर अधिक दूरी तय करेगा? 6 मिनट में। ठीक है, एक एक नियम हम लगा दिए। क्वेश्चन को सोल्व करिए। मिनट से मिनट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा है? 100 मीटर। यानी 100 मीटर अधिक दूरी तय करेगा कौन? पुलिस। किससे? चोर से। कितने मिनट में? 6 मिनट में। तो 100 मीटर अधिक दूरी तय करेगा, तो अभी इस दोनों के बीच में फासला 200 मीटर का है। पुलिस अगर 100 मीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेगा तो 100 मीटर फासला कम हो जाएगा। तो अभी फासला दोनों के बीच में 200 मीटर का था। चूंकि पुलिस 100 मीटर अधिक दूरी तय करता है 6 मिनट में, तो 100 मीटर का फासला जो है और घट जाएगा दोनों के बीच। यानी अब दोनों के बीच का फासला कितना बचेगा? मात्र 100 मीटर का बचेगा। बस कॉमन सेंस पे आधारित यह आपका क्वेश्चन है। डाटा को देख करके आप आंसर बता सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 7। बोला है 2 आदमी और 1 औरत मिलकर किसी काम को 14 दिन में, ठीक है, जबकि 4 औरत और 2 आदमी मिलकर उसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला है यदि आदमी को कार्य करने के बदले में 600 रुपये प्रतिदिन मिलता हो तो एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क बराबर होता है वर्कर्स गुने डे। तो पहला समूह में कितना वर्कर है? 2 आदमी और 1 औरत। 2 आदमी, आदमी को हम मैन से डिनोट करेंगे और औरत को वोमेन से। तो 2 आदमी और 1 औरत, पहले ग्रुप में इतना वर्कर है और इतने वर्कर को समय लगता है कितना दिन? 14 दिन। तो वर्कर्स गुने डे, इससे निकलेगा टोटल वर्क। तो पहले केस में टोटल वर्क आपका इतना हो जाएगा। दूसरे केस में चलिए, जबकि 4 औरत और 2 आदमी, जबकि 4 औरत यानी 4 वोमेन और 2 आदमी यानी कि 2 मैन इसी काम को कितने दिन में करता है? इसी काम को कर सकता है आपका 8 दिन में। काम का मात्रा क्या होता है? वर्कर्स गुने डे। अब देख लीजिए दोनों जगह काम क्या है? दोनों जगह काम आपका बराबर है, एक ही काम है, काम अलग अलग नहीं है, बस वर्कर चेंज हुआ है तो समय ज़्यादा लग रहा है। देखिए 2 आदमी और 1 औरत को समय कितना दिन? 14 दिन। तो 2 आदमी और 1 औरत के लिए काम 14 दिन का है तो टोटल वर्क हो गया वर्कर्स गुने डे। उसी तरह से जबकि यही काम जो है 4 औरत और 2 आदमी, 4 औरत और 2 आदमी के लिए कितने दिन का है? 8 दिन का। दोनों जगह काम सेम ही है, वर्कर का यहाँ पे समूह ग्रुप चेंज हुआ है तो समय भी कम और ज़्यादा लग रहा है। अब आप इसको सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए 2 से काटिएगा 7 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 4 हो जाएगा। जो कटने वाला वैल्यू इसको काट लिए, बाकी कैलकुलेशन करिए। 7 से दोनों में गुना तो 7 दूना 14 मैन प्लस 7 वोमेन बराबर 4 से दोनों में गुना करिए, 4 चौके 16 वोमेन प्लस 4 दूना 8 मैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आगे देखिएगा यहाँ पे 8 मैन इधर आके 14 मैन में से घटेगा, कितना बचेगा? 6 मैन बचेगा। एक ग्रुप वाले को एक तरफ लाइए ना, तो 8 मैन इधर आके 14 मैन में से घटेगा, 6 मैन बचेगा बराबर 7 ओमैन इधर आके 9 ओमैन इधर आके 16 ओमैन में से घटेगा, कितना बचेगा? 9 ओमैन बचेगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी काट सकते हैं। देखिए काटिएगा तो 3 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9।
अब यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकालिए इफिशियंसी का। कैसे निकलेगा देखिएगा, जब इस तरीके से डाटा दे तो जो m के सामने होगा वह m का वैल्यू होगा, और जो w के सामने होगा वह w का वैल्यू होगा। गुना वाला वैल्यू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो m के सामने होगा वह m का वैल्यू, और जो w के सामने होगा वह w का वैल्यू। तो m का वैल्यू 3, w का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब m का वैल्यू 2 होने का मतलब है कि m का इफिशियंसी 3 और w का इफिशियंसी कितना, 2, यानी एक आदमी का इफिशियंसी 3 और एक औरत का इफिशियंसी 2। अब मजदूरी वाला में रूल यह कहता है कि जो वर्कर जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा, जो जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। तो कहने का यह मतलब है कि मैन का इफिशियंसी 3 है, तो इसका मतलब मैन 3 यूनिट काम करेगा, क्योंकि जिस वर्कर का इफिशियंसी जितना होगा वह उतना ही काम करेगा। तो मैन 3 यूनिट काम करेगा, यानी मैन का मजदूरी 3, वोमेन का मजदूरी 2। जबकि देख लीजिए बोला है एक आदमी का मजदूरी 600 रुपये। आदमी का मजदूरी यहाँ पे कितना है, 3। 3 को 600 रुपये करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 200 से। जैसे ही 200 से गुना करिएगा तो आदमी का मजदूरी हो जाएगा 600 रुपये, और औरत का मजदूरी कितना हो जाएगा आपका, 400 रुपये हो जाएगा। तो आदमी का मजदूरी 600 रुपये, औरत का मजदूरी 400 रुपये। हमें बताना था प्रत्येक औरत का मजदूरी क्या हो जाएगा, प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हमें यहाँ पर पता है दोनों का इफिशियंसी, तो जितना इफिशियंसी होगा, जितना क्षमता होगा उतना काम करेगा, जितना काम उतना मजदूरी। यानी मैन का मजदूरी 3, वोमेन का मजदूरी 2। अब यहाँ मैन का मजदूरी बोला गया 600, तो 3 को 600 बनाने के लिए 200 से गुना, और अनुपात का रूल कहता है कि जिससे भी गुना प्रत्येक में, तो जब आप दोनों में 200 से गुना करिएगा तो मैन का मजदूरी 600 हो जाएगा और वोमेन का मजदूरी 400 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ABC एक काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ABC एक काम को 20, 30 और 60 दिन में, यानी A पूरा कर सकता है 20 दिन में, B इसी काम को पूरा कर सकता है 30 दिन में, और C इसी काम को पूरा कर सकता है 60 दिन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आप सबसे पहले निकाल लीजिए टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 20, 30 और 60 का एलसीएम 60। 20 दिन में 60 तो एक दिन में 3, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, ये आपको पता है। सबका एलसीएम लेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क में ए के डे से भाग, ए के 1 दिन का काम। टोटल वर्क में बी के डे से भाग, बी के 1 दिन का काम। टोटल वर्क में सी के डे से भाग, सी के 1 दिन का काम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। बोला है ए इस काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। मतलब ए को सहायता लेना है बी और सी से, लेकिन प्रत्येक दिन नहीं, प्रत्येक तीसरा दिन। कहने का यह मतलब है कि पहला दिन का वर्कर ए होगा, दूसरे दिन का भी वर्कर ए होगा, बट तीसरे दिन का वर्कर कौन हो जाएगा, ए बी सी। उसी तरीके से आगे बढ़िए, फिर चौथे दिन का वर्कर ए, पांचवें दिन का वर्कर ए, और छठे दिन का वर्कर क्या हो जाएगा, ए बी सी। इस तरीके से अगर काम चले तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह आपको बताना है। ठीक है, इसी तरीके से काम आपको चलानी है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह आपको बताना है। ए को बी और सी से सहायता लेना है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन, यानी पहला दिन केवल ए काम करेगा, दूसरा दिन भी केवल ए काम करेगा, बट तीसरा दिन कौन काम करेगा, ए बी सी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आप सोचिए कि कम से कम कितने दिन का यहाँ पे अटेंडेंस ले कि सभी वर्कर का काम शामिल हो जाए। तो हमें 3 दिन का काम लेना पड़ेगा। अब 3 दिन में देख लीजिए यहाँ कितना काम हो पाएगा। 3 दिन में पहला दिन केवल ए, तो ए काम करेगा तो 3 यूनिट। दूसरा दिन केवल ए काम करेगा तो 3 यूनिट। और तीसरा दिन ए बी सी तीनों, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट। यानी 3 दिन में 3 3 6 और 6 12 यूनिट काम आपका हो जाएगा 3 दिन में, जिस तरीके से काम हमें लेना है। पहला दिन केवल ए से, दूसरा दिन भी केवल ए से, और तीसरा दिन का वर्कर ए बी सी तीनों होगा। तो तीसरा दिन 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम होगा। अब देखिए कि 3 दिन में कितना यूनिट काम हुआ, 12 यूनिट। और यही चीज़ तो आगे भी रिपीट होगा। यही चीज़ आगे कब तक रिपीट होगा, जब तक काम पूरा पूरा समाप्त ना हो जाए। तो अब इसको टोटल वर्क के बराबर करिए। तो 12 में कितना से गुना करेंगे, देख लीजिए 3 दिन में 12 यूनिट काम, तो 12 में कितना से गुना करेंगे कि काम कंप्लीट हो जाए, 5 से। तो 12 पंचे 60 यूनिट काम करने में समय कितना लगेगा, 3 पंचे 15। 5 गुना काम करने में समय कितना लगेगा, 3 पंचे 15 दिन, है ना। देख लीजिए 3 दिन में 12 यूनिट, तो 12 पंचे 60 यूनिट काम में 3 पंचे 15 दिन। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है एक नाव में 55 किलोग्राम के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर
नाव के 12 कर्मियों के औसत भार 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। अच्छा, औसत में वृद्धि का मतलब है कि प्रत्येक के भार में वृद्धि। तो व्यक्तियों का संख्या कितना है? 12। अब 12 व्यक्तियों के भार में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि, यानी कुल वृद्धि कितने किलोग्राम का होगा? कुल वृद्धि आपका 4 किलोग्राम का होगा। औसत भार का मतलब होता है प्रत्येक के भार में वृद्धि। 12 व्यक्ति है, प्रत्येक के भार में 1-1 किलोग्राम का वृद्धि, यानी कि कुल 12 किलोग्राम का वृद्धि। प्रत्येक के भार में 2-2 किलोग्राम का वृद्धि, यानी 12 दूना 24 किलोग्राम का वृद्धि। प्रत्येक के भार में 3-3 किलोग्राम की वृद्धि, यानी कि 12 तिया 36 किलोग्राम की वृद्धि। ठीक है, तो प्रत्येक के भार में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि, यानी 4 किलोग्राम की वृद्धि हुआ। कब? जब 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति इस समूह से निकला। तो ध्यान से देखिएगा, 55 किलोग्राम का व्यक्ति इस समूह से निकला है और इसके जगह एक नया व्यक्ति आया है। अब इसके जगह नया व्यक्ति, सोच लीजिए कि कितने किलोग्राम का आया होगा, है ना। इसके जगह नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का आया होगा, जिससे समूह का वजन कितना किलोग्राम बढ़ गया? 4 किलोग्राम बढ़ गया। औसत में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि, तो 12 व्यक्तियों की औसत में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि, यानी कि 4 किलोग्राम का कुल वृद्धि होगा। तो 55 किलोग्राम के व्यक्ति को निकलने से समूह के वजन में 4 किलोग्राम की वृद्धि हो गया। तो सोचिए कि आने वाला व्यक्ति कितने किलोग्राम का होगा। तो देखिए, सिंपल सा तरीका यह है कि यहाँ पे चिन्ह अगर 2 रंग होगा तो इन संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा, और अगर 1 रंग होता है तो घटा लेते हैं। तो चिन्ह 2 रंग है, माइनस प्लस है, जोड़ लीजिए। 55 और 4 59, यानी जो व्यक्ति आया होगा वह 59 किलोग्राम का होगा। प्रैक्टिकली चेक कर लीजिए। देखिए, 55 किलोग्राम का व्यक्ति निकलेगा और उसके जगह 59 किलोग्राम का व्यक्ति आएगा। 55 किलो वाला निकला, 59 किलोग्राम वाला आएगा, तभी तो वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो यह क्वेश्चन वास्तव में एवरेज में रिप्लेसिंग का क्वेश्चन है कि समूह से व्यक्ति निकलेगा, उसके जगह दूसरा व्यक्ति आएगा, तो आने वाले व्यक्ति का वजन कितना होगा या आने वाले व्यक्ति का आयु क्या होगा, तो इसी तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी समूह से 40 वर्ष का एक व्यक्ति निकला, ठीक है, और इसके जगह दूसरा व्यक्ति आया, जिससे समूह का कुल आयु 10 वर्ष बढ़ गया। तो आप बताइए कि जो व्यक्ति आया होगा वो कितने वर्ष का? 40 और 10 50 वर्ष का हो जाएगा। बस से यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे साइन अगर अलग अलग होगा तो नंबर्स को जोड़ लेंगे, और अगर सेम होगा तो इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? सेम रहने पर इन नंबर्स को हम घटा लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रिप्लेसिंग का यह आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 581 रुपये को ABC के बीच 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में बांटा गया। तो A और B के हिस्से का अंतर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, ABC के बीच में किस तरीके से बांटा गया है? ABC के बीच में बांटा गया है यह राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 के अनुपात में, इसी तरीके से बांटा गया है। अब भिन्न के रूप में अगर अनुपात दे तो उसको बैलेंस करिए। बैलेंस करने का तरीका क्या है? देखिए, पहला को ढकिए, बाकी सबका गुना, 7 पंचे 35, ए का वैल्यू 35 हो गया। अब इसको बैलेंस करना है, इसको ढकिए, बाकी का गुना, 7 चौके 28 हो गया, और इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ढकिए, बाकी सबका गुना, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20। अगर सबके ऊपर में वैल्यू सेम रहे और भिन्न के रूप में रेशियो दे तो उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका, पहला को ढकिए, बाकी दोनों को गुना, दूसरा को ढकिए, बाकी दोनों को गुना, तीसरा को ढकिए, बाकी दोनों को गुना, यानी ए का मान निकालना होगा, ए को ढकेंगे, बाकी दोनों का गुना, बी का मान तो बी को ढकेंगे, बाकी दोनों का गुना, और सी का मान तो फिर सी को ढकेंगे, बाकी दोनों का गुना। अब इसको छोड़ दीजिए। अब आप इसी का फॉर्म यहाँ पे है, भिन्न हटा दिए हैं, पूर्णांक के फॉर्म में आ गया। ए का हिस्सा 35, बी का हिस्सा 28 और सी का हिस्सा कितना? 20। अब क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा है, 581 रुपये ABC के बीच, यानी ABC तीनों का कुल हिस्सा कितना है? 581, तीनों का कुल हिस्सा 581। अनुपात में देखिए तीनों का हिस्सा 35 + 28 + 20, तो 8 5 13, 3 हासिल 1 2 2 4 3 7 और 1 8 83। तो अनुपात में अनुपात 83, तीनों का कुल हिस्सा अनुपात में कितना? अनुपात 83, जबकि रियल में 581। तो 581 अनुपात 83 का मान है, तो अनुपात 83 से भाग करेंगे तो अनुपात 1 का मान निकलेगा। जो एक्चुअल वैल्यू होगा उसको ऊपर, अनुपातिक वैल्यू होगा उसको नीचे रखेंगे, इससे अनुपात 1 का मान निकलता है। देखिए, कुल हिस्सा कितना है अनुपात में? अनुपात 83, जबकि वास्तव में 581। इसका मतलब अनुपात 83 का मान 581, तो अनुपात 1 का मान 581/83। ठीक है, आगे देखिए, अनुपात 1 का मान निकल गया। हमें क्या बताना है? ए और बी के हिस्से का अंतर। तो ए और बी के हिस्से में अंतर अनुपात में कितना? 35 - 28 7 का, यानी अनुपात 7 का मान निकालना है तो 7 से गुना कर लीजिए। मतलब जिसका मान देगा उससे कर लीजिए भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे कर लीजिए गुना। अगर ए का मान निकालना होता 35 से गुना, बी का मान तो 28 से, सी का मान तो 20 से, बी और सी के हिस्से का अंतर तो 28 और 20 8 से गुना करते,
ए और बी के हिस्से का अंतर, तो 35 और 28 अनुपात 7 का मान निकालना है तो हम 7 से गुना करेंगे। सोल्व करिए, 83 सते हो जाएगा 581, 7 सते 49, इतना ही रुपया आपका हो जाएगा ए और बी के हिस्से का अंतर, यानी कि विकल्प सी जो है वह आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो डाटा दिया गया है इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या बताना है, यानी कि प्राइम फैक्टर आपको बताना है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं देखिएगा, प्राइम फैक्टर के लिए जो भी संख्या होना चाहिए सबका बेस प्राइम नंबर में, तो 4 का पावर 11, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यह हो गया 4 का वैल्यू, और इसका पावर जो भी है उसको अपने स्थान पर रहने दीजिए। 4 के लिए 2 का पावर 2, पावर को अपने स्थान पर, बेस को अपने जगह पर रहने दीजिए, पावर को आपस में गुना, 11 दूना 22, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 22, 4 का पावर 11 है, इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 का पावर 22। आगे देखिए 14 का पावर 5, तो 14 के लिए 2 गुने 7 लिखेंगे, यह 14 हो गया, इसका पावर 5। अब 14 के पावर 5 यानी 2 का पावर 5 और 7 का पावर 5, यही तो होगा, 2 का पावर 5 है ना, 2 का पावर यहाँ पे कितना है आपका 5, और इंटू 7 का पावर भी हम लोग लिखेंगे 5, इंटू क्या 11 भी टूटेगा, नहीं टूटेगा, तो 11 को अपने स्थान पर रहने दीजिए। हमें क्या करना है कि जो प्राइम नंबर नहीं है उसको प्राइम नंबर में तोड़ना है, जो भी बेस नहीं है। 4 के लिए 2 का पावर 2 लिखे, या 4 का वैल्यू, पावर को अपने स्थान पर, 4 के पावर 11 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 22 लिख सकते हैं। 14 के लिए 2 गुने 7, 14 हो गया, 14 का पावर 5 यानी 2 का पावर भी 5 और 7 का भी पावर 5, और आगे 11 नहीं टूटेगा, उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब क्या करना है, हमें बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब जितना भी बेस है उसका संख्या कितना, तो केवल पावर को जोड़िए, तो 22 और 5 27, 27 और 5 32, 32 और 2 34, इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना होगा, 34। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो सभी बेस को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद पावर को जोड़ लीजिए, यही इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि भाई 18 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 18 को तोड़िए, 2 9 18, फिर 3 से तोड़िए, 3 3 9, देख लीजिए इसके अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना, 1 2 3, इसी चीज़ को काउंट करना होता है। अगर इसको अरेंज करिए, 2 कितना बार है यहाँ, 1 बार तो 2 का पावर 1, 3 कितनी बार, 2 बार तो 3 का पावर 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहने का मतलब इसको तोड़ने के बाद कितना अभाज्य संख्या आया, तो 2 1 बार और 3 2 बार, कुल मिला के अभाज्य संख्या कितना बार आया, पावर को ऐड करिएगा तो निकल जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि जो भी संख्या दिया गया है उसको तोड़ लिए हैं प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद केवल पावर को ऐड करेंगे तो इससे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।